all at Akash Plus Byju's live classes. Let's start with microbes in human welfare. Okay, so let's start. First of all, microbes in industry products. See, whatever benefits we are getting in microbes in industrial products that we will be discussing over here. तो क्या क्या बेनिफिट्स हम लोगों को यहाँ पर मिलेंगे? सबसे पहला है फर्मेंटेड बेवरेजेस, दूसरा है एंटीबायोटिक्स, तीसरा है केमिकल्स, राइट? तो ये तीन कैटेगरीज हमें यहाँ पर मिलने वाली है. वन बाय वन तीनों को डिस्कस करेंगे. ठीक है, आपको सीरीज वाइज सारा समझ में आएगा. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन फर्स्ट एंड धीरे धीरे सीरीज वाइज हम आगे बढ़ेंगे. सबसे पहला आता है एंटीबायोटिक्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटीबायोटिक्स? एंटीबायोटिक्स एक्चुअली होता क्या है? आप कहोगे एंटी का मतलब बेटा अगेंस्ट एंड बायो का मतलब होता है लाइफ. अब क्या ये आपकी लाइफ के अगेंस्ट है? तो आप कहोगे कि एंटीबायोटिक्स अब हम अपने नुकसान के लिए तो लेते नहीं है. दे आर अगेंस्ट द लाइफ ऑफ द माइक्रोब्स, राइट? सो दे आर अगेंस्ट द लाइफ ऑफ माइक्रोब्स, नॉट आर्स. नाउ एंटीबायोटिक्स में भी आपको पता है सबसे पहला जो ड्रग है दैट इज पेनिसिलिन व्हिच वाज डिस्कवर्ड, राइट? एवरीबॉडी रिमेंबर्स दैट पेनिसिलिन ड्रग है. अब पेनिसिलिन ड्रग किसने डिस्कवर किया था? इट वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, राइट? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा ये डिस्कवर हुआ था. Alexander Fleming. And it was the first antibiotic discovered. It is the first antibiotic which was discovered. So इसके बारे में आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कभी एग्जाम में. Let's see. So antibiotics की definition क्या होती है? These are chemical substances which are produced by some microbes and can kill. या तो ये किसी माइक्रोब को किल करेंगे या उसकी ग्रोथ को रिटार्ड कर देंगे, राइट? किसी भी डिजीज कॉजिंग माइक्रोब की ग्रोथ को ये क्या कर सकते हैं? रिटार्ड कर सकते हैं. They can retard it. ओके, तो चलिए एंटीबायोटिक्स तो समझ में आ गया. अब बात करते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि ये वो मेडिकेशंस हैं जो कि बैक्टीरिया को किल करती हैं, राइट? किसी भी माइक्रोब के अगेंस्ट रहती हैं. तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहला एंटीबायोटिक डिस्कवर किया था एंड दैट वाज पेनिसिलिन, जैसा कि हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, राइट? चलिए आगे देखते हैं भाई. अब पेनिसिलिन कहाँ से ऑब्टेन किया गया? इट वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम. It was a chance discovery. It accidentally got discovered क्योंकि पेट्री डिशेस में जहां जहां पर स्टेफाइलोकोकाई की ग्रोथ नहीं दिख रही थी, पता चला वहां पर एक पर्टिकुलर मोल्ड है एंड दैट वाज पेनिसिलियम नोटेटम. एंड बाद में इससे एक्सट्रैक्ट करके निकाली गई पेनिसिलिन, राइट? सो इट वाज पेनिसिलिन व्हिच वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस पेनिसिलियम नोटेटम. ओके, इसके बाद क्या हुआ? बहुत सालों बाद, सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज द फर्स्ट वन हु डिस्कवर्ड इट, लेकिन उसके सारे फायदों के बारे में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नहीं बता पाए. इट वाज अर्नेस्ट चेन एंड हार्वर्ड फ्लोरी जिन्होंने इसका फुल पोटेंशियल बताया था. दे गेव इंफॉर्मेशन अबाउट द फुल पोटेंशियल ऑफ पेनिसिलिन. इन्होंने बताया कि इसको पूरी तरीके से कहां पर यूज किया जा सकता है. एंड बाद में यही वो एंटीबायोटिक थी जिसको अमेरिकन सोल्जर जो कि वुंड हुए थे बेटा वर्ल्ड वॉर सेकेंड में, उन्हें ट्रीट करने के लिए यूज किया गया. ठीक है, तो इसी बेसिस पर आगे चल के इन तीनों को नोबेल प्राइज दिया गया 1945 में. सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को, बोरिस चेन को एंड हार्वर्ड फ्लोरी को. दे वर द नोबेल प्राइज विनर्स, राइट एवरीवन? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई. तो यहाँ तक तो आई होप सबको क्लियर हो गया कि क्या क्या बेनिफिट्स हमें यहाँ से दिख सकते हैं. एंटीबायोटिक्स में पहली कैटेगरी हमने अभी तक पेनिसिलिन के बारे में पढ़ा है. अब बात करते हैं आगे. इसके अलावा बहुत सारे और भी एंटीबायोटिक्स है जो आप अलग अलग माइक्रोब से लेते हो. ठीक है, ये भी आपके बाकी दूसरे माइक्रोब्स की ग्रोथ को किल करने के लिए यूज में लिए जाते हैं, लाइक सेफेलोस्पोरिन, बैसिट्रेसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन. तो ये सारे भी अलग अलग ड्रग्स है जिनको यूज किया जा सकता है टू ट्रीट डिफरेंट डिजीजेस, राइट? ओके, आगे बात करते हैं. एंटीबायोटिक्स में आप किसको क्योर करते हो? यू ट्रीट डिजीजेस लाइक प्लेग, like whooping cough which is also known as काली खांसी, डिप्थीरिया जिसे गल घोटू भी कहा जाता है, एंड लेप्रेसी जिसे कुष्ठ रोग भी कहा जाता है, राइट? ठीक है, तो ये सब डिजीजेस को क्योर करने के लिए ही हम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं. लेट्स डिस्कस अबाउट अ फैक्ट. एक फैक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं. सो आप लोगों को पता होना चाहिए कि लार्जेस्ट एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग जीनस कौन सा है? कौन सा जीनस है वो सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करता है? दैट इज स्ट्रेप्टोमाइसिस. Streptomyces is the largest antibiotic producing genus. Okay, तो ये तो हो गया हमारी पहली कैटेगरी, दैट वाज एंटीबायोटिक्स, जो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कवर कर ली. अब बात करते हैं सेकंड कैटेगरी की, एंड दैट इज केमिकल्स, एंजाइम्स एंड बायोएक्टिव
मॉलिक्यूल्स, कौन कौन से केमिकल्स, एंजाइम्स या बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स यहाँ पर आप लोगों को देखने पड़ सकते हैं जिनकी वजह से हमें फायदा हो रहा है, राइट। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे केमिकल्स की। यू विल से व्हाट आर द केमिकल्स? एनी मटेरियल विद अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, कोई भी ऐसा मटेरियल जिसके पास एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन है उसे आप केमिकल बुला रहे हो। एंजाइम्स यानी कि सब्सटेंसेस जो कि एक्ट करते हैं एज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, राइट। ठीक है, उन्हें कहा जाता है एज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल जैसे कि मॉलिक्यूल्स विच इंटरैक्ट विद सेल एंड मॉड्यूलेट इट्स एक्टिविटी, जो कि किसके विद इन द विद सेल इंटरैक्ट करते हैं और इसकी एक्टिविटी को मॉड्यूलेट कर देते हैं, राइट एवरीवन। ओके, आगे बात करते हैं भाई। अब बारी आती है यहाँ पर ऑर्गेनिक एसिड्स की। तो केमिकल्स, एंजाइम एंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स में नेक्स्ट कैटेगरीज ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड। इसमें भी हम सीरीज वाइज धीरे धीरे देखेंगे कौन कौन से ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, राइट एवरीवन। चलो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सिट्रिक एसिड के साथ। क्या आप लोगों को पता है सिट्रिक एसिड कौन प्रोड्यूस करता है? इट इज दी एस्परजिलस नाइजर। इट इज एस्परजिलस नाइजर। ओके, एस्परजिलस नाइजर के द्वारा ये प्रोड्यूस किया जाता है, दैट इज सिट्रिक एसिड। ये क्यों यूज किया जाता है? सिट्रिक एसिड के क्या फायदे हो सकते हैं? आप कहोगे डाई करने में यूज किया जा सकता है, डाइंग प्रोसेस के अंदर, राइट। इंक्स में यूज किया जा सकता है सिट्रिक एसिड। इट कुड बी यूज्ड इन मेडिसिन, राइट। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड में यूज किया जा सकता है, बहुत सारे फायदे हैं इसके, राइट। ओके, just a second. ओके, नाउ जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर दिखा, अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी। अब जैसे मैंने ऑर्गेनिक एसिड्स में आपको बोला कि सिट्रिक एसिड कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है बेटा? एस्परजिलस नाइजर से, जो कि एक फंगस है। यहाँ पर आप बोलोगे सिट्रिक एसिड के फायदे क्या क्या है? जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ पर ये प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज किया जाता है, फ्लेवर के तौर पे यूज किया जा सकता है, डिटर्जेंट मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जा सकता है। इट कैन बी यूज्ड इन डाइंग प्रोसेस एज वेल। मैं पेन चेंज कर देती हूँ। इट कैन बी यूज्ड इन डाइंग प्रोसेस, राइट। और आपको मेडिसिन में यूज किया जा सकता है ये सिट्रिक एसिड। तो ऐसे बहुत सारे फायदे हैं इसके, राइट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं भाई। अब आपने बोला पहली कैटेगरी क्लियर हो गई, दैट इज सिट्रिक एसिड, जो कि आप लोगों को किससे मिल रहा है? एस्परजिलस नाइजर से। अब आते हैं दूसरे पे। देखो पहला ही ऐसा है जिसे तुम्हें याद करने के लिए थोड़ा सा अलग जाना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। एसिडिक एसिड में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ऑर्गेनिज्म के नाम में ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है। तो एसिड जो आपका एसिडिक एसिड है इसे प्रोड्यूस करता है एसिटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर एसिटाई, राइट। और एसिटोबैक्टर के नाम में ही है कि एक बैक्टीरिया है और ये प्रोड्यूस क्या करता है? एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करता है। इसे यूज किया जाता है इन द प्रेपरेशन ऑफ विनेगर। ये विनेगर की प्रेपरेशन में यूज किया जाता है, राइट। प्रेपरेशन ऑफ विनेगर। ओके, चलिए भाई। तो आप बोलोगे एसिटिक एसिड एसिटोबैक्टर एसिटाई से, जो कि एक बैक्टीरियम है। मेनली हमने बोल दिया यहाँ पर इसे कैसे यूज किया जाता है? विनेगर के प्रोडक्शन के लिए, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट की तरह यूज किया जाता है, फार्मास्यूटिकल्स में यूज किया जाता है, एंड एज फूड भी यूज किया जाता है, फूड्स में भी इसे यूज किया जाता है, राइट। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। तो हमारी दो कैटेगरीज क्लियर हो गई है। पहला हमें सिट्रिक एसिड का मिल गया एस्परजिलस नाइजर, जो कि एक फंगस है। दूसरा हमें एसिटोबैक्टर एसिटाई मिल गया, जो कि एक बैक्टीरियम से ऑब्टेन किया जाता है। अब तीसरी कैटेगरी आती है, दैट इज ऑफ ब्यूटाइरिक एसिड, जो कि आपको मिलता है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम से। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, राइट एवरीवन। और क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम भी एक बैक्टीरिया है बेटा, और इसके भी फायदे अगर मैं बोलूं तो आप बोलोगे इसे रैंसिड बटर बनाने में यूज किया जाता है, यूज्ड टू मेक रैंसिड बटर, उसमें ब्यूटाइलिकम यूज किया जाता है। ओके, तो यहां तक तो हमें समझ में आया। अभी तक हमने तीन तरह के एसिड देखे, इसके भी नाम में इसका मीनिंग छुपा हुआ था, दैट इज ब्यूटाइलिकम से ही आपको ब्यूटाइरिक एसिड दिख गया था यहाँ पे, राइट। चलिए, तो ब्यूटाइरिक एसिड कहाँ से मिला हमें? क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम से, विच इज अ बैक्टीरियम। कहाँ कहाँ यूज किया जाता है? फूड एंड फ्लेवरिंग में, फार्मास्यूटिकल्स में, एज वेल एज परफ्यूम बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, राइट।
कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? परफ्यूम्स बनाने में। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर कौन कौन सी कैटेगरी आ गई? हमने बोला हमारे पास सिट्रिक एसिड जिसे एस्परजिलस नाइजर से लिया गया, एसिटिक एसिड जिसे एसिटोबैक्टर एसिटाई से लिया गया, एंड ब्यूटायरिक एसिड जिसे कि क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम से लिया गया, जो कि एक बैक्टीरियम है। अब आती है कैटेगरी दैट इज लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड को लिया जाता है लैक्टोबैसिलस से, लैक्टोबैसिलस से, राइट। और लैक्टोबैसिलस आपका कैसा है? ये कन्वर्ट करता है मिल्क को कर्ड में, तो ये कर्ड के प्रोडक्शन में यूज किया जाता है, राइट। ये भी ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, लैक्टोबैसिलस से क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए देख लेते हैं लैक्टिक एसिड जो कि आपका ऑब्टेन किया जा रहा है लैक्टोबैसिलस से, जो कि एक बैक्टीरियम है। इसे आप कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल्स में, अदरवाइज मेन इज फूड इंडस्ट्री, एंड यहाँ पर आप इसे कर्ड के प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हो। इट इज अ गुड बैक्टीरिया। अगर कर्ड का कंजम्पशन क्यों बेनिफिशियल होता है फॉर योर डाइजेस्टिव सिस्टम एज वेल, क्योंकि हमें पता है ये डाइजेशन में एड करता है। इट इज अ गुड बैक्टीरिया, राइट। ओके, तो हमें यहाँ तक तो चीजें समझ में आ गई। अब बात करते हैं अल्कोहल की, कि अल्कोहल का प्रोडक्शन यहाँ पर कौन करता है भाई? ये करता है सैक्रोमाइसिस सेरेविसियाई, एंड दैट इज एक्चुअली ईस्ट। ईस्ट करता है इथेनॉल का प्रोडक्शन बाय अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। किससे करेगा? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन से करेगा। आप लोगों ने जब चैप्टर रेस्पिरेशन पढ़ा होगा 11th स्टैंडर्ड का, तो वहां पर इसका जिक्र आया होगा। दैट इज, इस प्रोसेस से ये इथेनॉल का प्रोडक्शन करता है। कहाँ कहाँ यूज किया जाता है? इट इज यूज्ड इन फूड इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल्स, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, बहुत जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, आगे बात करते हैं भाई। अब बारी आती है एंजाइम्स की। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम्स है, तीनों मतलब मैं इन दोनों को एक ही कैटेगरी में यूज कर रही हूँ, लाइपेजेस, स्पेक्टिनेजेस, प्रोटीएजेस एज वेल एज स्ट्रेप्टोकाइनेजेस। अब ये तीनों कैटेगरीज में अलग क्या है? आप कहोगे एल फॉर लाइपेजेस, एल फॉर लॉन्ड्री, याद रखना। अभी हम देखेंगे व्हाई आई एम सेइंग दैट। ओके, पेक्टिनेजेस, प्रोटीएजेस, पी फॉर देम एंड पी फॉर प्योर, ऐसे याद रखना, ठीक है। और स्ट्रेप्टोकाइनेजेस तो हम याद रखेंगे कैसे, सीरीज से हमें याद रखना है। ओके, पहले स्टार्ट करते हैं विद लाइपेजेस। एल फॉर लाइपेज, एल फॉर लॉन्ड्री। लॉन्ड्री में किस चीज का इस्तेमाल? डिटर्जेंट का इस्तेमाल। तो आप ये कहोगे कि दे आर यूज्ड इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशंस, राइट। ये क्या करते हैं? दे हेल्प इन रिमूविंग ऑयली स्टेन्स। ये ऑयली स्टेन्स को हटाने के काम में आते हैं, राइट। ओके, दे हेल्प इन रिमूविंग द ऑयली स्टेन्स। तो आप ये कहोगे कि जितने भी ऑयली स्टेन्स हैं उन्हें रिमूव करने के लिए लाइपेजेस का इस्तेमाल किया जाता है। डिटर्जेंट्स में आप इन्हें ऐड कर सकते हो। ओके, ओके, यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया। देखते हैं भाई, तो आप यहाँ कहोगे जैसे मान लीजिए ये एक ग्रीसी स्टेन है हमारे पास यहाँ पर फैब्रिक के ऊपर, ठीक है, इसके सरफेस पर। तो हमारे पास यहाँ पर सोप वाटर है जिसके पास लाइपेज एंजाइम भी अवेलेबल है। तो डिटर्जेंट मॉलिक्यूल्स जो है इस तरीके से चारों तरफ क्या करते हैं बेटा? उस स्टेन को घेर लेते हैं। एंड व्हाट आर द पार्ट्स ओवर हियर? इस पार्ट्स में आप कहोगे कि ये आपका हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर लविंग एंड है, एंड दिस इज द हाइड्रोफोबिक यानी कि लिपिड लविंग एंड है, ये पीछे वाला, राइट, ठीक है। और ये जो स्टेन है इससे जाकर के अटैच करेगा ये पार्ट, राइट, और इस तरीके से ये क्या कर लेंगे यहाँ पे कंबाइन करके पूरी तरह से उस ग्रीसी स्टेन को चारों तरफ से घेर लेंगे। एंड नाउ व्हाट दे विल बी डूइंग, सी, अब ये जो वाटर लविंग वाला पार्ट है ये पानी की तरफ खींचने की कोशिश करेगा सारे सरफेस को, एंड जब ये पानी की तरफ खींचने की कोशिश करेगा तो इसके साथ ग्रीसी स्टेन भी बाहर निकल करके आ जाएगा, राइट। तो यानी यस, लाइपेजेस आर यूज्ड इन दैट। सेकंड, अब आते हैं पेक्टिनेजेस या प्रोटीएजेस की तरफ। मैंने बोला था पी फॉर पेक्टिनेजेस, प्रोटीएजेस, और पी फॉर प्योर। तो यहाँ पर आप कहोगे कि जो भी बॉटल जूसेस हम लोग मार्केट से खरीदते हैं, आप लोगों ने नोटिस किया होगा बहुत ही ज्यादा साफ सुथरे होते हैं, होमोजीनस मिक्सचर होता है, इतना सभी फाइब्रस कंटेंट या कुछ भी हमें उसके अंदर कुछ भी ऐसा चीजें नहीं मिलती, हमें साफ साफ दिखता है, बिल्कुल प्योर होता है, बिल्कुल होमोजीनस, राइट। वो होमोजीनस कैसे होता है? क्योंकि जब हम घर पे निकालते हैं जूस तो उस टाइम पर तो इस तरह का होमोजीनस सोल्यूशन आपको नहीं मिलता। दैट इज बिकॉज ऑफ दीज पेक्टिनेजेस एंड प्रोटीएजेस, राइट। ये क्या करते हैं? ये क्लैरिफाई कर देते हैं उस बॉटल जूस को, राइट, ठीक है। तो आपने क्या किया? होममेड जूस जब आपने बनाया उसके बाद आपने जैसे ही इनका इस्तेमाल किया, दे क्लैरिफाइड इट, पूरी तरह से क्लियर कर देता है उस सोल्यूशन को, एंड दैट इज व्हाई इट बिकम्स सो मच क्लियर, राइट। तो हमने यहाँ पर दो बेनिफिट्स देखे। तो यहाँ पर आप बोलोगे दीज आर द एंजाइम्स which cleaves pectin and peptide bonds respectively and clarifies the juice। ये पेक्टिन को तोड़ देंगे एंड पेप्टाइड बॉन्ड्स को तोड़ देंगे, एंड दैट इज व्हाई जूस पूरी तरह से क्या हो जाता है? क्लैरिफाई
हो जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब हमारे पास आती है बारी एंजाइम्स में, दैट इज स्ट्रेप्टोकाइनेज की। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज वर्ड में स्ट्रेप्टो सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए दैट इट इज ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकस। पहली बात, ये कहां से ऑब्टेन किया जाता है? स्ट्रेप्टोकोकस से। अब कॉकस वर्ड सुनते ही दिमाग में आना चाहिए क्लॉट बस्टर। सो इट इज यूज्ड एज अ क्लॉट बस्टर। ये क्लॉट्स को ब्रेक करने के काम में आता है। नाउ व्हाट इज अ क्लॉट बस्टर? इट रिमूव्स ब्लड क्लॉट्स फ्रॉम पेशेंट्स जिनकी मायोकार्डियल इंफाक्शन, जिनके साथ मायोकार्डियल इंफाक्शन जैसे हार्ट एलिमेंट्स हो चुके हैं, राइट? ठीक है, तो उनमें ये ब्लड क्लॉट्स को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। सो दिस ड्रग विल बी, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ब्लड वेसल में ब्लड क्लॉट्स यहाँ पर इकट्ठा हो गया एंड इस क्लॉट की वजह से क्या यहाँ से ब्लड जा पाएगा? आप कहोगे नो मैम, इसकी वजह से नहीं जा सकता, राइट? तो इस ब्लड क्लॉट के इकट्ठे होने को ही ये क्या करता है, धीरे धीरे डिसॉल्व कर देता है। क्लॉट्स का डिसॉल्व होने की वजह से वापस ब्लड का सर्कुलेशन फ्लो जो है वो वहां से बढ़ जाता है। अब बात करते हैं कुछ बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स के रिगार्डिंग। इसमें आता है सबसे पहला साइक्लोस्पोरिन ए। नाउ व्हाट इज साइक्लोस्पोरिन ए? आप ये कहो कि साइक्लोस्पोरिन ए इज एक्चुअली used as a immunosuppressive agent। कहां से ऑब्टेन किया आपने? एक फंगस से, एंड द नेम इज ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, राइट? ये किससे ऑब्टेन किया जा रहा है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से ऑब्टेन किया जा रहा है। अब पता होना चाहिए ना कि कब इस्तेमाल किया जाता है, कब यूज किया जाता है। तो आप ये कहोगे कि साइक्लोस्पोरिन ए यूज किया जाता है एज अ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इन organ transplant patients। organ transplant patients, right everyone? सो जब भी किन्हीं पेशेंट्स के अंदर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है, उन केसेस के अंदर साइक्लोस्पोरिन ए ड्रग एज एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट दिया जाता है। बिकॉज हमारी बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल या कोई भी फॉरेन चीज कुछ भी आता है तो बॉडी उसे एंटीजन की तरह ट्रीट करती है, राइट? और इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और इम्यून सिस्टम उनको किल करने की कोशिश करता है ताकि बाहर की चीजें खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए। तो ऐसे में आप किसी दूसरा बाहर से कोई ऑर्गन अगर आप ट्रांसप्लांट कर रहे हो पेशेंट की बॉडी में, that complete organ is now treated as a foreign particle, right? और उस फॉरेन पार्टिकल को अब बॉडी किल करने की कोशिश करेगी। और ऐसे ही केस में इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स क्या करते हैं, उस ऑर्गन के प्रति इम्यून सिस्टम को अपना रिस्पॉन्स दिखाने नहीं देते, वो नहीं अलाउ करते। एंड दैट इज वाई आप ये कह सकते हो यहाँ पर कि ये ड्रग क्या करता है, उस ऑर्गन को इतना वक्त देता है दैट इट कैन सेटल विद द बॉडी, ठीक है, वो कोप अप कर सके बॉडी के साथ। ओके, सो दैट इज अबाउट साइक्लोस्पोरिन। सेकेंड बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज अबाउट द स्टार्टिन्स। सो स्टार्टिन्स जो है ये ऑब्टेन किया जाता है अनदर फंगस दैट इज मोनास्टिस परप्यूरियस से, एंड इट इज ऑल्सो अ फंगस। और ये कैसे यूज किया जाता है बेटा? एज अ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट के तौर पे ये यूज किया जाता है। ओके, तो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को अगर लो करना हो तो स्टार्टिन्स यहाँ पर पेशेंट को क्या किए जा सकते हैं, रिकमेंड किए जा सकते हैं। ओके, तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देखा? सी,
फर्मेंटेड बेवरेजेस याद है हम लोगों ने बोला था कि सैक्रोमाइसिस सेरेसियाई से अल्कोहल का प्रोडक्शन हो रहा है। अब अल्कोहल की प्रोडक्शन में भी आप नोटिस करेंगे कुछ ऐसे ड्रिंक्स होते हैं विच आर हैविंग वेरी लो अमाउंट ऑफ अल्कोहल इन देम। ठीक है, जैसा कि अगर मैं नॉन डिस्टिल्ड इन बियर और वाइन की बात करूं तो इनमें अल्कोहल का जो कंटेंट है वो बहुत कम रहता है, अप टू 13%, राइट। लेकिन अगर आप इन ड्रिंक्स में देखोगे ब्रांडी, रम, इन सब में अल्कोहल की मात्रा जो है बहुत ज्यादा रहती है, राइट। तो ऐसा क्या है कि अल्कोहल की मात्रा कम है? बिकॉज दे आर नॉट डिस्टिल्ड, इन्हें डिस्टिल नहीं किया जाता ना। व्हाट इज डिस्टिलेशन? डिस्टिलेशन होता क्या है? डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस जिसके अंदर आप अल्कोहल से वाटर खत्म करना शुरू कर देते हो, निकालना शुरू कर देते हो, राइट। और इसी वजह से एज अ रिलेटिव टर्म आप कहोगे अल्कोहल की मात्रा बढ़ने लग जाती है, ठीक है। लेकिन जब आप डिस्टिलेशन नहीं कर रहे तो ईस्ट के पास एक सर्टेन लिमिट है जिससे ज्यादा वो अल्कोहल प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, दैट इज अप टू 13%। अप टू 13% ईस्ट प्रोडक्शन कर सकती है, पर 13% से ऊपर जाते ही ईस्ट के लिए अल्कोहल पॉइजन का काम करता है और वो किल हो जाती है, एंड दैट इज व्हाई इट कैन नॉट टॉलरेट दैट पर्टिकुलर अमाउंट और कंसेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल, और क्या हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, राइट। ठीक है, तो आप यहाँ कहोगे आपके पास इसी बेसिस पर ये डिफरेंट ड्रिंक्स अवेलेबल हैं। ओके, अब बात करते हैं एंटीबायोटिक्स की। याद करो हमने बोला था पेनिसिलियम नोटेटम जो फंगस है उससे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या ऑब्टेन करवाया था? भी पेनिसिलिन ड्रग ऑब्टेन करवाया था, याद आया? ओके, सो दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। अब रोल ऑफ माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट के कौन कौन से माइक्रोब्स आपके सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट एज वेल। ओके, चलिए, तो माइक्रोब्स जब सीवेज ट्रीटमेंट में रोल प्ले करते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सीवेज होता क्या है। व्हाट इज सीवेज? सोच के देखो अच्छे से, कितनों को पता है एक्चुअली में कि सीवेज होता क्या है? चलिए तो थोड़ा जानते हैं सीवेज के बारे में। क्या आप लोगों को पता है कि हम पानी पर बहुत सारे कामों के लिए निर्भर हैं, राइट। पानी यहाँ पर भी वॉशरूम्स में इस्तेमाल होता है, पानी किचन में भी इस्तेमाल होता है, पानी कपड़े धोने में इस्तेमाल होता है, ठीक है। अगर आपके घर पे कोई व्हीकल है तो वहाँ वॉशिंग के लिए इस्तेमाल होता है, गार्डन में पानी देने के लिए इस्तेमाल होता है। देयर आर मेनी यूजेस ऑफ वाटर, राइट। आप बहुत सारे सोर्स में पानी पे निर्भर करते हो। अभी जो सारा पानी आपने इस्तेमाल कर लिया, नाउ यू विल सी सारा का सारा बेटा जो सिटीज में बढ़ता है, टाउन्स में बढ़ता है, ठीक है, इन सारे पानी को कलेक्ट करने वाली कुछ वाटर कलेक्टिंग पाइपलाइंस होती हैं जो आपके द्वारा इस्तेमाल किए गए सारे पानी को कलेक्ट करके और म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर में ले जाकर के मिला देती हैं, और इसी म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर को बेटा सीवेज कहा जाता है, राइट। ठीक है, अब इस सीवेज वाटर को क्या हम नेचुरल वाटर बॉडीज में मर्ज कर सकते हैं? देखो आसपास हमारे पास कोई ना कोई नेचुरल वाटर बॉडीज होती है, राइट। हमने जितना भी पानी यहाँ वहां से कलेक्ट किया, क्या हम उसे इन नेचुरल वाटर बॉडीज में डंप आउट कर सकते हैं? क्या हम इसे वहां पास कर सकते हैं? लेट्स सी दैट, फाइंड आउट करते हैं भाई, ठीक है। सबसे पहला सीवेज होता क्या है? आप कहोगे म्युनिसिपल वेस्ट वाटर कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट एंड माइक्रोब्स। आपके पास यहाँ पर क्या क्या चीजें अवेलेबल है? ऑर्गेनिक वेस्ट है प्लस आपके पास माइक्रोब्स अवेलेबल है उसके अंदर, ठीक है। मेनी ऑफ दीज माइक्रोब्स आर पैथोजेनिक जो कि बीमारियां कॉज करते हैं, और मेजर कंपोनेंट इस सीवेज का होता है ह्यूमन एक्सक्रीटा। तो अगर आप इसे किसी रनिंग वाटर बॉडी में ऐसे पास कर देते हो तो वो पानी भी उसके लिए गंदा हो जाता है, एंड दैट इज नॉट एट ऑल राइट, राइट। तो हमारे पास यहाँ पर माइक्रोब्स हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट हैं और ह्यूमन एक्सक्रीटा अवेलेबल है। तो ये तीन चीजें हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। तो हम कभी भी इस अनट्रीटेड सीवेज को ऐसे ही पानी में डंप आउट, अनट्रीटेड सीवेज को पानी में डंप आउट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट एक्चुअली डंप इट, राइट। आपको ये देखना पड़ेगा कि नेचुरल वाटर बॉडीज के अंदर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, और अगर आपने इसे डिस्चार्ज किया वाटर बॉडी में तो ये उसे पल्यूट कर देगा, राइट। वाटर एनिमल्स स्टार्ट डाइंग, क्योंकि उन लोगों के पास भी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टॉलरेंस है, आप गंदा पानी वहां ऐड कर रहे हो, तो दैट इज वाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, गंदगी चालू हो जाएगी। नेक्स्ट थिंग, मेकिंग वाटर अनफिट फॉर यूज। आसपास में भी अगर कोई और स्पीशीज अगर उस पानी का इस्तेमाल करना चाहे तो अब इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब ये यूज के लिए क्या हो चुका है, अनफिट हो चुका है। स्प्रेड ऑफ वाटर बॉर्न डिजीजेस, पानी में पैदा होने वाली बीमारियां, राइट। तो इस तरह की बीमारियां भी इसमें क्या होते हैं, चांसेस बढ़ जाते हैं कि इस तरह की बीमारियां भी कॉज होना स्टार्ट हो जाती है, राइट। ओके, चलिए भाई, तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि ये जो अनट्रीटेड सीवेज है इसे नेचुरल वाटर बॉडीज में पास करना इज नॉट अ गुड ऑप्शन। आप डायरेक्टली इसे पास ऑन नहीं कर सकते, राइट। ओके, चलिए भाई आगे बात करते हैं। तो आपने क्या किया, ये जो सारा पानी था इसे पहले आप ट्रीट करोगे, और जब आपके पास ये ट्रीटेड सीवेज आ जाएगा उसके बाद आप इसे पास करोगे, राइट। ओके,
तो ये हैं आपके कुछ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में इस पानी को ट्रीट किया जाता है, इसका पोल्यूशन लेवल डिक्रीज किया जाता है एंड देन आप इसे पास करते हो टू डिफरेंट डिफरेंट वाटर बॉडीज, राइट। ओके, अब देखते हैं भाई यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं। आपके पास ये रहे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, देख लो कितने ह्यूज प्लांट्स अवेलेबल होते हैं यहाँ पर, कितने हायर लेवल पे यहाँ काम चल रहा होता है किस तरीके से। और फिर आप एट लास्ट क्या करते हो, वाटर बॉडीज को, नेचुरल वाटर बॉडीज में आप क्या कर देते हो, पानी को पास कर देते हो, राइट। ओके, चलिए तो देखते हैं यहाँ पे। तो आपके पास सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में डेडिकेटेड चेम्बर्स होते हैं टू ट्रीट सीवेज बाय वेरियस प्रोसेसेस। अलग अलग चेम्बर्स आपके पास अवेलेबल है। यूजिंग हेटेरोट्रोफिक माइक्रोब्स, आप किनका इस्तेमाल कर रहे हो, आप कुछ हेटेरोट्रोफ माइक्रोब्स का इस्तेमाल कर रहे हो, जो लोग यहाँ पर अपना नंबर इंक्रीज करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करेंगे। अभी जस्ट इसके बारे में बात करेंगे, वेरी इजी। ओके, दूसरा आप ये कहोगे कि सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर दो प्रोसेस यूज किए जाते हैं। There are two processes which are being used over here. Okay, एक second. Just a second. तो आप ये कहोगे कि यहाँ पर आपके पास क्या अवेलेबल है, यहाँ पर आपके पास दो तरीके अवेलेबल है जिनके थ्रू आप इसे ट्रीट करते हो। पहला आता है बेटा प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट। पहला क्या आता है, प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट। आप प्राइमरी लेवल पे सबसे पहले ट्रीट करने की कोशिश करते हो एंड दैट इज फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स। आप फिजिकली क्या कर रहे हो, पार्टिकल्स को रिमूव कर रहे हो यहाँ पर थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। अब प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट में भी हमारे पास दो तरीके हैं। पहला है सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन एंड दूसरा है सेडिमेंटेशन, राइट। पहला है सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन और दूसरा है सेडिमेंटेशन। तो आप बात करते हैं यहाँ पर सीरीज वाइज, एक वाइज जाते हैं। तो आप पहले और दूसरे चेम्बर में प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट को ऑप्ट करते हो एंड दैट इज अ फिजिकल मेथड। इट इज अ फिजिकल मेथड। ओके, नाउ लेट्स सी आप करने क्या वाले हो। आपने पहले प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट को ऑप्ट किया है, सीवेज वाटर आ चुका है, अब आप उसे कैसे ट्रीट करने वाले हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मेथड इन प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट। तो आपने क्या किया, आपके पास यहाँ पर क्या अवेलेबल है, फिल्ट्रेशन टैंक्स अवेलेबल है। नाउ लेट्स सी ओवर हियर, कैन यू सी दीस फिल्ट्रेशन टैंक्स। ये क्या कर रहे हैं, ये फिल्ट्रेशन टैंक्स फिल्टर कर रहे हैं चीजों को। तो आपने यहाँ पर फिल्टर्स लगा दिए एंड इनकी वजह से यहाँ से पास होने वाला वाटर जो था, इसमें से बहुत सी चीजें रुक गई। देखिए यहाँ पर ये कुछ बड़े पार्टिकल्स, बड़ी चीजें आपको दिखा रखी है, सब रुक गई यहाँ पर, है ना। सेकंड लेवल पे आपने फिर से वापस फिल्ट्रेशन किया एंड एट दैट टाइम इससे थोड़ी छोटी चीजें, लेकिन क्योंकि अब फिल्टर बारीक है दैट इज वाई अब ये चीजें यहाँ पर रुक गई हैं, ठहर गई हैं, राइट। ठीक है, आप सीक्वेंशियली मतलब सीक्वेंस वाइज आप फिल्टर कर रहे हो। पहले बड़ी चीजें आपने फिल्टर करी, फिर छोटी चीजें, फिर उससे छोटी चीजें एंड एट लास्ट आपने इतना छोटे फिल्टर्स लगाए कि आपको चीजें यहाँ से इस तरीके से पास करनी पड़ रही है, राइट। छोटी छोटी चीजें आप यहाँ से नहीं जा पा रही है एंड एट लास्ट आपके पास लास्ट फिल्टर आया। तो क्या आपने नोटिस किया कि जितना भी मोटा मोटा सामान था, जो भी फिजिकल पार्टिकल्स अवेलेबल थे, वो सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन के थ्रू यहीं पर रुक गए, राइट। ठीक है, तो आपके पास सबसे पहला मेथड तो यही था। आपने क्या किया, यहाँ पर रिमूवल किया ऑफ द फ्लोटिंग सॉलिड डेब्रिस। जितना भी ऊपर फ्लोट करने वाला मोटा से मोटा सामान था, उस सबको आपने यहाँ पे क्या कर दिया, कलेक्ट कर लिया। मेथड इज नोन एज सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। इसी मेथड को बेटा कहा जाता है सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, राइट। ओके, तो यहां तक तो समझ में आ गया। तो ये है हमारा पहला टैंक जिसे हमने कह दिया फिल्ट्रेशन टैंक, जिसमें इस तरीके से हमने अलग अलग लेवल्स पे क्या कर रखे हैं, फिल्टर्स लगा रखे हैं which are opting at different levels। कुछ स्टार्टिंग में मोटे मोटे फिल्टर्स, देन धीरे धीरे बारीक और धीरे धीरे उसकी जो कहते हैं ना बारीकियां हैं वो और बढ़ती जा रही है, मतलब और छोटा पतले होल्स है इसके अंदर, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हर माइनर जो फिजिकल पार्टिकल है वो वहीं पर रुक सके, राइट। ओके, तो हमारा फिल्ट्रेशन टैंक का पर्पस तो सॉल्व हो गया। सेकेंड आते हैं नाउ सेडिमेंटेशन टैंक। सेडिमेंटेशन टैंक का मतलब क्या है, आप ये कहोगे यहाँ पर हमारे पास ग्रिड्स भी हैं और पेबल्स भी हैं, राइट, है ना। हमारे पास बारीक बारीक भी है, मोटे मोटे भी है, हर तरह की चीजें हमारे पास अवेलेबल है। अब जब हमारा सारा का सारा सीवेज वाटर यहाँ से पास करेगा तो हमारे पास यहाँ पर कुछ तो सेडिमेंट बच जाएगा नीचे की तरफ। उस सेडिमेंट को हम बुलाएंगे प्राइमरी स्लज, और जो भी ऊपर का सुपर नेटेंट रहेगा हमारे पास उसे हम बुलाएंगे एफ्लुएंट, राइट।
उसे हम बुलाएंगे एफ्लुएंट। तो आप ये कहोगे कि यहाँ पर सेडिमेंटेशन टैंक में सेटलिंग डाउन ऑफ ऑल स्मॉल फ्लोटिंग पार्टिकल्स, ठीक है, जो भी सॉलिड डेब्रिस आपके पास अवेलेबल है वो सब कुछ यहाँ से क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। और मेथड को आप बुला रहे हो सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन का मतलब ही हो गया नीचे बैठ जाना, राइट, ठीक है, तो ये सारे नीचे बैठ जाएंगे। अब प्राइमरी स्लज क्या हुआ, ऑल सेटल्ड डाउन सेडिमेंट, जितना भी नीचे बैठा हुआ सेडिमेंट है वो सारा का सारा प्राइमरी स्लज कहलाएगा। एंड एफ्लुएंट क्या है, दैट इज द सुपर नेटेंट फ्लोटिंग सीवेज, जो भी ऊपर बहने वाला सारा सीवेज है वो सारा का सारा काउंट किया जाएगा इन दी एफ्लुएंट, ठीक है। तो हमारे पास सेडिमेंटेशन टैंक का पर्पस भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। आई होप दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो आई डोंट थिंक यहाँ पर प्राइमरी ट्रीटमेंट में किसी के पास कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद अब सेकेंड लेवल पे ये जो बाकी टैंक्स हैं दैट इज एक्चुअली पार्ट ऑफ सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज अ पार्ट ऑफ योर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। ये बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट का पार्ट है, ओके। नाउ जब आप बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट की बात करते हो दैट मीन्स यहाँ पर माइक्रोब्स का पार्टिसिपेशन चलेगा, यहाँ पर माइक्रोब्स का इस्तेमाल होगा, यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल किया जाएगा टू डाइजेस्ट दोज पार्टिकल्स, ठीक है। अब जो चीजें पड़ी हुई हैं अंदर वो कुछ भी अब आपके पास फिजिकल पार्टिकल्स नहीं बचे हैं, अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर आ गया है। पानी के अंदर अब क्या मिला हुआ है, ऑर्गेनिक मैटर। अब हमें धीरे धीरे उस ऑर्गेनिक मैटर की अमाउंट कम करनी है, बिकॉज दैट इज व्हाट इज पोल्यूटिंग द वाटर राइट नाउ मोस्टली। तो हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर इस पानी से निकल जाए, ताकि अब जब हम इस पानी को कभी भी किसी नेचुरल वाटर बॉडी में पास ऑन करते हैं तो इसके अंदर उतना ज्यादा पोल्यूटिंग पोटेंशियल नहीं है जितना पहले था। हमने काफी हद तक पोल्यूशन इससे खत्म कर दिया, एंड दैट इज वाई अब इसे हम इस लेवल पे क्या करके जा सकते हैं भाई, लेके जा सकते हैं, राइट। तो आप सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में अब इस ऑर्गेनिक मैटर वाले पानी को यानी सीवेज वाटर को पास करवाओगे, आप इस तरीके से ट्रीट करवाओगे इसको, राइट। ओके, तो इन द सेकेंडरी ट्रीटमेंट या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट हमारे पास यहाँ पर जो बड़े बड़े लार्ज एरेशन टैंक्स होते हैं वो भी वर्क करते हैं, एंड हमारे पास एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स भी होते हैं। तो सबसे पहले तो हम लार्ज एरेशन टैंक्स को यूज करते हैं, बट आई गेस दैट विल बी taught to you in the next coming session, right? So if you have any doubts, you can ask me. If you have any doubts.
So let's discuss the secondary treatment as well, that is the biological treatment, right? So let's discuss that as well. Just a second. Okay, so let's see the secondary treatment. So beta, secondary treatment is also known as biological treatment. Biological treatment. Okay, so what is happening in the primary treatment? You have removed all the physical particles that were present in the sewage water, right? Now what is happening? You are taking that primary effluent, which is the supernatant over there, primary effluent, and you are passing it. It is passed through large aeration tanks, right? Now, these aeration tanks, as the word itself says, that air needs to be present in them. So that is why these are constantly agitated. These are constantly agitated. Clear, everyone? Okay. And how they are agitated? They are agitated mechanically. And you are pumping the air into it. So, because of that, what is happening? Because of this constant agitation, vigorous growth of useful heterotrophic microbes is actually for promoted over there, right? Heterotrophic microbes. तो हमने कहा यहाँ पर
सबसे